बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई का, आपके तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे एनालिटिकल टेस्ट के हवाले से। इससे पहले हम लोगों ने क्वांटिटेटिव रीजनिंग टेस्ट की बात की थी, तो आज हम बात करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट की कि एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट क्या होते हैं और इनमें जो सवाल होते हैं वो कैसे होते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे, तो आपने एंड तक हमारा साथ देना है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि एनालिटिकल टेस्ट होते क्या हैं। बेसिकली एन एनालिटिकल रीजनिंग जो टेस्ट होता है ये कैंडिडेट की एबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है कि उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और किस तरह से वो इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है, लॉजिक सप्लाई करता है और पैटर्न फाइंड करता है। यानी कि जो चीज पूछी जाए उसको किस तरह से वो फाइंड आउट करता है। जो प्रॉब्लम आपने दी होगी उनको समझकर, वहां से इंफॉर्मेशन लेकर, उन पर लॉजिक अप्लाई करके फिर जो चीज आपने पूछी है, जो पैटर्न आपने पूछा है वो फाइंड करना, ये बेसिकली टेस्ट किया जाता है एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट में। और ये जो एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट होता है ये वाइडली यूज होता है रिक्रूटमेंट के लिए, खासतौर पर जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए आप लोग सेलेक्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनमें ये जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट जो है वो लिया जाता है। उसके बाद इनको सेलेक्ट किया जाता है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एनालिटिकल स्किल टेस्ट लेती हैं अर्ली स्टेजेस के ऊपर। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसके अर्ली स्टेजेस के ऊपर एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट लेते हैं। आर्मी में चले जाएं, एयरफोर्स में चले जाएं, या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पीटीसीएल में चले जाएं, ठीक है, एफआईए में चले जाएं, आप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के किसी भी उसको देख लें, तो हर जगह पर आपको एनालिटिकल रीजनिंग का टेस्ट देना पड़ेगा। एनटीएस के बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं उनमें एनालिटिकल रीजनिंग होती है। आप गैट की बात कर लें, नेट की बात कर लें, तो उन सब में एनालिटिकल रीजनिंग होती है। सो आपने एनालिटिकल रीजनिंग की तैयारी करनी है। एनालिटिकल रीजनिंग की तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो देन आपके लिए फायदा होगा, आपको आइडिया होगा। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या चीजें जो है वो टेस्ट की जाती हैं। आपका जो रिक्रूटर होता है वो क्या चीजें फाइंड आउट करना चाहता है। सबसे पहले वो अटेंशन टू डिटेल्स, जो डिटेल्स सवाल में दी होती है उसकी तरफ बंदा कितनी अटेंशन पे करता है। एक बात, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आप कितने क्रिटिकल थिंकर हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग चेक की जाती है। आप लॉजिक किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। आपको कंडीशंस दे दी जाती है, आपको सिचुएशन दे दी जाती है और उस सिचुएशन के मुताबिक आपने जो है वो लॉजिक अप्लाई करनी है। इंडक्टिव रीजनिंग, आपको एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपने वहां से अपनी जो है वो एक चीज इंड्यूस करनी है, ठीक है ना, रीजन देनी है। इंडक्शन आपने करनी है, डिडक्शन आपने करनी है, डिड्यूस करना है, ठीक है। आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी है, वहां से आपने कोई नतीजा निकालना है। आप किस तरह से डिसीजन आप मेकिंग करते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट से जो है वो बंदे की पता चलती है कि बंदे में जो है ये एबिलिटीज है या नहीं है, और जिसकी बेस पर बंदे की सिलेक्शन की जाती है कि आया ये बंदा इस रोल के लिए, इस जॉब के लिए जो है वो सूटेबल है या नहीं है। अब नॉन वर्बल जो रीजनिंग है, ये बेसिकली नॉन वर्बल रीजनिंग या न्यूमेरिकल रीजनिंग भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी एबिलिटीज को चेक किया जाता है कि आप किस तरह से ग्राफ्स को, टेबल्स को, डेटा को एनालाइज करते हैं और किस तरह से आप कंक्लूजन ड्रॉ करके डिसीजन जो है वो लेते हैं या प्रिडिक्शन जो है वो करते हैं। तो आपको इंफॉर्मेशन दी होगी ग्राफ की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, डेटा की फॉर्म में। आपने उन इंफॉर्मेशन को, आपने उस डेटा को, टेबल्स को एनालाइज करना है और उसकी बेस पर आपने कंक्लूजन निकालना है, प्रिडिक्शंस करनी है, ठीक है जी। और नॉर्मली ये होता है कि ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट है, लेकिन यहां पर आपकी मैथमेटिकल नॉलेज को स्किल नहीं किया जाता। जनरली आपके मैथमेटिकल स्किल जो होती है वो टेस्ट नहीं की जाती, बल्कि फोकस किस में होता है, फोकस होता है लॉजिक पर और रीजनिंग स्किल के ऊपर, ठीक है। मैथमेटिकल नॉलेज की बजाय लॉजिक और रीजनिंग स्किल को टेस्ट किया जाता है। बहुत सारे जो जॉब रोल्स होते हैं उसमें आपको न्यूमेरिकल डेटा एनालाइज करना होता है, ठीक है। और जब आप उन रोल्स के लिए अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर फाइनेंस में, इंजीनियरिंग में, मार्केटिंग या ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्रीज में, तो फिर आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह के एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट आपसे लिए जाते हैं
ठीक है, जिसमें नॉन वर्बल रीजनिंग असेसमेंट होती है और उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि क्या आप उस जॉब के लिए, आप उस रोल के लिए सूटेबल हैं या नहीं है। अब वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं। नॉन वर्बल हो गया। वर्बल रीजनिंग में आपको जो है वो रिटन इंफॉर्मेशन होती है, आपको जो है वो रिटन इंफॉर्मेशन दी होती है, आपने वहां से चीजें आइडेंटिफाई करनी है, एनालाइज करना होता है, की पॉइंट और कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। और ये जो स्किल्स होती है, ठीक है, ये एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट में इनको भी जो है वो असेस किया जाता है टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन के जरिए। यहां पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए गए होंगे, वहां पे आपने जो है वो निकालना है जी। अब जो चीज उन्होंने पूछी होगी वो आपने निकालनी है। नॉर्मली ये होता है कि एक्सेप्ट होता है आपका बिजनेस रिपोर्ट या रिसर्च पेपर का, वो आपको दिया गया होगा, वो पढ़ेंगे, उसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर आपसे जो है वो कुछ आंसर क्वेश्चन होंगे और वही जो इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी होगी, जो आपको गिवन होगी, उसकी बेस पर आपने उस जो इंफॉर्मेशन होगी उसको इंटरप्रेट करना है और फिर लॉजिक अप्लाई करके आपने जो है वो कंक्लूजन पर आना होता है, आंसर्स देने होते हैं। फिर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग होती है। अब डिडक्टिव रीजनिंग ये होती है कि आपके पास एक सेट ऑफ फैक्ट है और उनको यूज करके मजीद स्टेटमेंट आप देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास है जी पैकेज सी वेट्स द सेम एज पैकेज डी, यानी कि आपके पास दो पैकेज है सी और डी, दोनों का वेट बराबर है। अब एक और तीसरा पैकेज है एफ, जिसका वेट क्या है जी, डी का डबल है। अब यहां से आपने लॉजिक अप्लाई करनी है, डी और सी दोनों बराबर है, एफ जो है वो डी से डबल है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ जो होगा वो सी से भी क्या होगा, डबल होगा। जब डी से डबल है, डी और सी बराबर है, तो फिर एफ शुड बी डबल देन सी, ठीक है। एफ का वेट जो होगा वो सी से ट्वाइस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो पैकेट अगर हमारे पास एफ के होंगे तो कितने पैकेट सी के बराबर होंगे, दो पैकेट एफ के जो होंगे उनका वेट उतना ही होगा जितना के चार पैकेट सी के बराबर होगा। Therefore, it is also fact that the weight of two F packages is equal to the weight of 4 C packages. अब हमने यहां से बात की थी कि एक F जो है वो D के डबल है, तो एक F C के भी डबल होगा। तो अगर दो F है तो फिर C कितने होंगे, C 4 हो जाएंगे। तो ये आपकी जो होगी डिडक्टिव रीजनिंग है। आपके पास फैक्ट्स है, आपने उनकी बेस पर मजीद जो फैक्ट है वो आपने निकालने हैं। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपने इंफॉर्मेशन यूज करनी है, ठीक है, और फिर उनकी बेस पर आपने पैटर्न आइडेंटिफाई करना और प्रिडिक्शन जो है वो देनी है, प्रिडिक्ट करना है कि क्या इसके बाद हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे इस टेबल में देखें तो आपके पास एक टाउन है ए, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन दी गई है। 2014 में जो पॉपुलेशन है वो है जी 55,020, 2016 में जो है वो है जी 57,201। अब जो 2018 है उसमें जो पॉपुलेशन है वो है जी 59,404। यानी कि आप जरा देखें तो जो पैटर्न है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। हर 2 साल के बाद जो इजाफा हो रहा है वो तकरीबन 2200 का इजाफा हो रहा है, ठीक है जी, 2200, ठीक है, 2200 बंदे बढ़ रहे हैं। यानी कि 2014 में 55 था, अब 57,200 हो गया, यानी कि 2200 बढ़ गए। 2018 में मजीद 2200 बढ़ गए, यानी कि 57 और 2000 59,000 और 200 में 200 आपने ऐड कर दिया, तो ये ऑलमोस्ट 2200 का इजाफा हो रहा है। तो इसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आप अगर अगले साल की बात करेंगे 2020 की, तो 2020 में क्या होगा, 2020 में आप 2200 मजीद ऐड कर देंगे, 2200 मजीद ऐड करेंगे तो यहां पर जो हो जाएगी पॉपुलेशन वो एक तकरीबन 61,000 जो है वो 400 में आप 200 और ऐड करेंगे तो 600, 61,600 के राउंड अबाउट, आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है। तो ये आपने रफ आइडिया यहां से निकाल लिया है, ये होगी इंडक्टिव रीजनिंग। अगर आपसे यहां से एस्टिमेट मांगा जाए 2020 की पॉपुलेशन का, तो आप इंडक्टिव रीजनिंग से यहां से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर से यहां से हमारा आंसर जो होगा वो एक्चुअल के करीब नहीं होगा, लेकिन पैटर्न सेम होगा, इसी को फॉलो करते हुए हम जो है वो व्हाट कम नेक्स्ट का जो आंसर है वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने चीजों को आंसर करना होगा। इसमें अब अगर आप एग्जांपल्स की बात करें कि एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस की कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, और फिर उनके मुताबिक हम चीजों को आगे लेकर चलेंगे। तो ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को आगे लेकर चलेंगे। आपको थोड़ा सा इन पर देखना होगा, इन पर काम करना होगा, थोड़ा सा सब्र से आपने
तहम्मुल के साथ इनको सोचना है, तब जाकर आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है आपके पास कि फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, कि हमारे पास 7 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ABCDEF और G। ठीक है जी, इनमें से 4 हमने सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए। स्टूडेंट यूनियन को हमने प्रेजेंटेशन देनी है और 4 हमने बंदे सिलेक्ट करने हैं। कंडीशंस क्या है? अब कंडीशन ये है कि आइदर ए और बी मस्ट बी सिलेक्टेड, ए या बी दोनों में से एक सेलेक्ट होगा, लेकिन लाजमी बात है एक होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकते। ए एंड बी कैन नॉट बोथ बी सिलेक्टेड, एक लाजमी होगा, दोनों नहीं होंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरा है जी ई और एफ मस्ट बी सिलेक्टेड, ई या एफ में से भी एक बंदा जो होगा वो लाजमी होगा, लेकिन ई और एफ दोनों भी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, ये ध्यान में रखिएगा। ई कैन नॉट बी सिलेक्टेड अनलेस सी इज सिलेक्टेड, ई सिलेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि सी को हम सिलेक्ट ना करें। इसका मतलब ये हुआ कि ई जो है वो, अब देखिए यहां से हमने बात की है कि ई लाजमी सिलेक्ट होगा, जब ई सिलेक्ट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ई सिलेक्ट होगा तो सी भी लाजमी सिलेक्ट होगा। जी कैन नॉट बी सिलेक्टेड अनलेस बी इज सिलेक्टेड, अब जी तब तक सिलेक्ट नहीं हो सकता जब तक बी सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, तो अगर बी सिलेक्ट होगा तो जी भी लाजमी सिलेक्ट होगा, ये आपने ध्यान में रखनी है कि ई सी, ठीक है, ई और सी दोनों होंगे और जी और बी होंगे, जी और बी ये दोनों आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और ए और बी में से एक होगा, ई और एफ में से एक होगा। अब मजीद अब आगे बढ़ते हैं कि इफ एफ इज नॉट सेलेक्टेड टू प्रेजेंट, अगर एफ को सेलेक्ट नहीं किया जाता तो हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 4 कैन बी मेड, तो कितने ग्रुप हम बना सकते हैं अगर एफ को हम सिलेक्ट नहीं करते। अब देखो जरा वापस आए हम सवाल पे, तो हमारे पास ये था कि अगर एफ सिलेक्ट नहीं होता, एफ अगर सिलेक्ट नहीं होता तो आपके पास होगा जी ई, ठीक है, तो आपके पास ई और साथ में है जी सी, ई सी, और फिर आपने जो है वो ए सिलेक्ट करना है। ठीक है, और अगर आप ई सी और ए करते हैं, अब ए ई सी ए, और उसके बाद आपके पास है जी ई सी ए, अब आपके पास ए भी हो गया, ठीक है जी, बी नहीं होना, आपके पास सी भी हो गया आपके पास, ठीक है, और फिर आपके पास हो गया इनमें से ई भी हो गया, एफ भी नहीं होगा। अब जी सिलेक्ट नहीं होगा, अगर आप बी सिलेक्ट नहीं करते तो जी नहीं होगा। ठीक है जी, तो आपने डी सिलेक्ट करना है, तो आपके पास ये वाला हो गया, एक आपके पास जोड़ा हो गया। ठीक है जी, 1। अब दूसरा आप करते हैं जी ई सी, ठीक है, ये दोनों हो गए। ठीक है, अब एफ आपके पास नहीं है, अब ई सी, और अब आप ए नहीं करते, आप बी को सिलेक्ट करते हैं, बी अगर सिलेक्ट करते हैं तो अब आप जी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जी आ जाएगा, ई सी बी जी। ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है कि ई सी बी जी हो गया। अब आपका दूसरा जोड़ा हो गया। इसके अलावा अब आप अगर करें, आप अगर बी को सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है, या बी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, आप करते हैं जी ई सी बी और जी नहीं करते, जी को की बजाय आप डी करते हैं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ई सी बी जी। तो ये देखिए जो कंडीशंस थी इनके मुताबिक हमने ये 3 जोड़े बना लिए। अब आंसर्स को देख लेते हैं कि हमारा आंसर यही है या नहीं। तो 3 जोड़े हो सकते हैं, यहां पर आप देख लें, आपके पास ए सी डी ई। ठीक है, एक ये हो सकता है अगर कंडीशन को हम देखें, ए सी डी ई। ठीक है जी, ए सी डी, ए सी डी ई पहला जोड़ा हो गया जो मैंने बनाया। ठीक है, दूसरा जोड़ा क्या हो गया जी, बी सी ई जी, बी सी ई जी, दूसरा जोड़ा हो गया आपका जी। तीसरा जोड़ा आप देख लेते हैं जी, हमने क्या बनाया जी, बी सी डी ई, बी सी डी ई। तो ये आपके पास हो गए कितने जोड़े जी, 3 जोड़े, और यही आपका आंसर है। ठीक है जी, कितना आपका आंसर हो गया, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो आपने कंडीशंस को जहन में रख कर चलना है। ठीक है जी, तो ये आप पढ़ लें, आंसर को भी पढ़ लें यहां से, ठीक है, देख लें। तो ये तरीकाकार है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो आंसर्स पर पहुंच सकते हैं, हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने जहन में रखनी है, आपने एक एक चीज को लेकर आगे चलना है, तो फिर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे आसानी के साथ। अगर आप इनको
एक चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी, अब कॉमन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल नॉन वर्बल, ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चंस की टू आइडेंटिफाई पैटर्न है, ठीक है जी, पैटर्न हमने तलाश करना है। तो यहां से देखें जरा, तो आपके पास ये है जी, उसके बाद नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट और नेक्स्ट। अब यहां पर आप जरा नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है जी। हाँ, हमारे पास दो चीजें हैं। हम एक तो पहले देख लेते हैं कि इसमें ये जो डॉट्स हैं वो देखें जी, पहले में कितने हैं जी। हमने ढूंढनी है कि कोई चीज जो हो वो चेंज हो रही हो, तो ये डॉट चेंज हो रहे हैं। डॉट आपके पास जी कितने हैं, पहले में 7 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 5 है, और फिर कितने हैं जी, फिर आपके पास अगले में डॉट है जी 4 3, यानी कि 7 6 5 4 3। तो हमारे पास कोई ऐसी फिगर आनी चाहिए जिसमें अगले में 2 डॉट होने चाहिए। अब यहां से ऑप्शन देखें तो ये वाला हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट है, क्योंकि इसमें कितने डॉट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। फिगर भी चेंज हो रही है, फिगर को भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप फिगर देखें, फिगर में कितनी साइड थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। इसमें कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 8 है, 7 होगी। इसमें कितनी, 1 2 3 4 5 6 6। अच्छा, ये भी हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है यहां पर, 8 7 6 5 4, तो अगले में कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। तो यहां से अब हमारे पास ये वाली फिगर देखें, अगेन हमारा वो जो फैक्ट है, लॉजिक जो हमारी है वो ठीक चल रही है। यहाँ पे 3 साइड्स है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे 2 है। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए आना चाहिए, जो कि हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए राइट होगा। इस तरह से आपने जो है वो लॉजिक ढूंढनी है कि लॉजिक क्या है, वजह क्या है, ठीक है ना। जो पैटर्न चेंज हो रहा है तो वो किस चीज को फॉलो कर रहा है, कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो ये चीजें देख ले, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अब मजीद क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, और मजीद जो इस हवाले से हिदायत होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपने अपना फीडबैक हमें लाजमी देना है। थैंक यू वेरी मच।